नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान, जी हां, चिराग पासवान की नजर क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। और दरअसल एक चर्चा और कल से बहुत तेज हो गई है जब अमित शाह ने यह कहा कि संसदीय दल फैसला करेगा, संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में। एनडीए में कोई फूट नहीं है, सब मिलजुल करके बैठ करके बात कर लेंगे। पर ऐसी मीटिंग में हम आपको ये फैसला नहीं सुना सकते। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, ऐसे फैसले संसदीय बोर्ड करती है। सवाल ये उठता है कि अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि इन सबको भांपते हुए क्या चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं? क्या उनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं सत्ता की चाबी मेरे हाथ आई तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं? क्या चिराग पासवान के दिमाग में यह बात चल रहा है? क्या उनके दिमाग में यह चल रहा है कि कहीं बीजेपी उनको भी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि युवा हैं, दलित चेहरा हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं? क्या इस तरह की भी संभावना हो सकती है? क्या क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर चिराग पासवान के इस माफ करिएगा, अमित शाह के कल के इस बयान के बाद और साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा यह कहा जाना, खासतौर पर उनके जो एमपी हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा हाँ चिराग पासवान लड़ सकते हैं, 2025 में भी लड़ सकते हैं, पार्टी फैसला करेगी। उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको जमीन पर उतारने के लिए वो मंत्रालय भी छोड़ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई चिराग पासवान ऐसा करने जा रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है। हम आपको ये भी सुनाएंगे कि आरजेडी क्या कह रही है, वो भी हम सुनाएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद, चिराग पासवान के भी उस बयान के बाद, उनकी पार्टी के उस बयान के बाद निश्चित तौर पर बहुत तरह के कयास लगाए जाने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग चेहरा होंगे, जो कि चिराग खुद कहते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह क्यों कह बैठे कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आखिरकार क्या ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी अब अपने पुराने विचार को लेकर के सोचने लगी है? क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, प्रियदर्शी रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामबंधु वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमान का हम टीवी 9 के प्रोग्राम पे स्वागत है। मैं रामबंधु वत्स जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, अमित शाह के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? और ख़ासतौर पर एलजेपी अब ये कहने लगी है कि चिराग विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या चिराग केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके बिहार लौटेंगे तो उप मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं, मंत्री बनने तो आएंगे नहीं, उनकी नजर तो मुख्यमंत्री पद पर है। तो क्या 2025 में ही उतरते हैं? तो इसका मतलब क्या चाहते हैं चिराग पासवान? आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी पंकज जी, आपका शुक्रिया अपने इस बातचीत में शामिल करने के लिए। बीजेपी की बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या ये रही है, वो अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक की लॉबिंग के लिए वो हमेशा से नीतीश कुमार को साथ इसीलिए रखे, अपने साथ बीजेपी के साथ रखे हुए हैं क्योंकि वो अति पिछड़े वोट बैंक को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। चिराग पासवान के जरिए अति पिछड़े डिस्कोर्स को दलित डिस्कोर्स के रूप में बदलने का एक प्रयास हो सकता है। बिहार की राजनीति में
जनसंख्या के हिसाब से तो अति पिछड़ी जातियां ही सबसे प्रमुख है। नीतीश कुमार लौकुश के साथ साथ अति पिछड़े के नेता हैं, जिसके कारण वो सत्ता में हैं। और उनके इसी महत्व के कारण बीजेपी उनको मुख्यमंत्री भी बनाए हुए रहती है। लेकिन चिराग पासवान के जरिए ये ऐसा हो सकता है कि वो अति पिछड़े डिस्कोर्स को दलित डिस्कोर्स में बदलना चाहे। लेकिन यह प्रयास, इस प्रयास की सफलता में बहुत संदेह, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि चिराग पासवान दलित नेता नहीं, वो पासवान जाति के नेता हैं। और बिहार में जो शेष दलित है, खासकर रविदास समाज, जो पासवान के बाद जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, और वो उसकी जो सामाजिक जो ताना बाना है, वो पासवान समाज के साथ उसका जुड़ाव नहीं है। जहां पासवान समाज वोटिंग करती है, फिर उन्हीं उसी घटक दल में रविदास समाज के वोट लेने के लिए बहुत ही जिद्दोजहद करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने जो महादलित का कंसेप्ट दिया था, हालांकि अब उसमें पासवान भी अपने आप को शामिल किए हुए हैं, लेकिन बिहार में जो महादलित है वो भी सामाजिक ताने बाने में पासवान समाज की जो सामाजिक संरचना है, उससे वो अपने आप को एक अलगाव वाली स्थिति में वो हमेशा रखते हैं। तो चिराग पासवान के जरिए दलित वोटों को अपनी ओर लाने का प्रयास, बीजेपी का अगर ऐसा प्रयास है तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक चिराग पासवान दलित नेता के रूप में नहीं बन पाए हैं। हाँ, वो दलित की जो सबसे बड़ी जाति है पासवान, उसके नेता हैं। और बिहार के चुनाव में खासकर अभी देखेंगे कि देश के कई राज्यों के चुनाव में जो ओबीसी राजनीति है वो अपने उबाल पे है। बिहार में भी ओबीसी राजनीति लंबे समय से उबाल पे रही है। और जातिगत जनगणना के बाद तो अति पिछड़ी जातियों को उनकी अपनी शक्ति के बारे में और बखूबी से अंदाजा भी लग चुका है। तो अति पिछड़ी जो जाति है, उसके जो नेता हैं वही मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे वो बीजेपी से हो या एनडीए के किसी भी घटक दल से। और वहां पे नीतीश जी को अलग करके किसी दूसरे नेता को अति पिछड़ी जाति के नेता के रूप में उभारना, ये बीजेपी के लिए बहुत लंबे समय से चुनौती हो रही है। हम देखेंगे कि मुकेश सहनी जी को लाया गया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश के अति पिछड़े वोट बैंक में सेंध मारने का एक प्रयास था, जो कि वो सफल नहीं हो पाया है। तो एक ऐसा ही नया प्रयोग बिहार में अमित शाह जी करते रहे हैं, तो इसी क्रम में एक नया प्रयोग चिराग पासवान के जरिए हो सकता है। लेकिन इस प्रयोग की नहीं, सफलता चिराग पासवान के जरिए हो सकता है, पर एक सवाल ये उठ रहा है कि जब 6 जून को रिजल्ट आया, पूरी बीजेपी डॉक्टर संजय ये कहने लगी कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में भाई जेडीयू की दरकार तो है ही, ऐसे में अमित शाह ये क्यों बोल बैठे कि संसदीय बोर्ड तय करेगा, हम अकेले कौन होते हैं तय करने वाले। ये तो सैकड़ों बार बीजेपी के नेता बोल चुके हैं, प्रदेश स्तर के नेता बोल चुके हैं। फिर अमित शाह द्वारा इस बयान का मतलब क्या लगाया जाए। और दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, मैं बिहार के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मेरे लिए मंत्री पद बहुत मायने नहीं रखता है। उनके नेता अरुण भारती ने भी इस तरह की बात कही है कि अगर पार्टी चाहेगा तो वो 2025 के विधानसभा चुनाव में ही मैदान में उतरेंगे। क्या इन दोनों के बीच में आपको को रिलेशन देखते हैं डॉक्टर संजय? जी बिल्कुल कोरिलेशन है। और बीजेपी तो पहले बोल चुकी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। फिर अमित शाह जी के ये बयान के बिल्कुल मायने हैं, इस मायने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बीजेपी किस तरह से चीजों को देख रही है, चूंकि नीतीश कुमार के समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही है, ये भी सच्चाई है। और अमित शाह जी चाहे जितनी बात वो कर लें, नीतीश कुमार बिहार में एक धुरी हैं। वो चिराग पासवान को सामने ले आए, किसी और को सामने ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के वोटर इंटैक्ट हैं। रह गई बात कि हाँ धड़े उसमें कई हो गए हैं। रोज हम लोग सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं कि मकर संक्रांति के बाद पार्टी में ये होगा, वो होगा, इस तरह के बदलाव होंगे, नीतीश कुमार इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। संभव है, हो सकता है कुछ अंदरूनी बातें चल रही होगी, लेकिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है और वो लड़ेंगे चुनाव विधानसभा का। वो इस तरह की संभावना नहीं, दिल्ली में उनको मन नहीं लग रहा है।
वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर उनकी पार्टी, जैसे अगर बीजेपी और जेडीयू अगर 100-100 सीटों पर लड़ती है, अभी तक जो चर्चा है कि एक सीट अधिक ही लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी, चूंकि बड़े भाई की भूमिका में वही हो, 101 पर भी लड़ सकते, तो 43 जो सीटें हैं, उन 43 सीटों का ही तो बंटवारा होगा। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं, पिछली बार मुकेश सहनी जी को भी 11 सीटें दी गई थी, मुकेश सहनी, तो ये 40-42 सीट में हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान 20-22 सीटों पर इस बार मानने वाले हैं, और चिराग पासवान मैदान में उतरेंगे। बीजेपी कहेगी कि ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पार्टी सोचेगी, नीतीश कुमार क्यों, आपको भी हम लोग दांव पर लगा सकते हैं। तो चिराग पासवान को लग रहा है कि एक दलित चेहरा के तौर पर बीजेपी हमें प्रोजेक्ट कर सकती है बिहार में, इसलिए वो इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का हम चुनाव लड़ेंगे, और वो लड़ेंगे चुनाव। अगर वो 25-30 सीट भी अगर उनकी पार्टी जीत जाती है, अगर की बात मैं कर रहा हूं, तो फिर ये किंग मेकर की भूमिका में होंगे कि भाई चाबी सत्ता की तो हमारे पास है, समीकरण जो हो हम ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। डॉक्टर संजय, आप जो कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, वो एक पहलू है कि अगर 25-30 सीट की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में हो, जैसे 2005 में इनके पिताजी किंग मेकर की भूमिका में उभरे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चिराग की पार्टी की सोच इस तरह की है, पर बीजेपी अब ऐसा क्यों कह रही है कि संसदीय दल, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन फेस होगा। इस तरह की बात बीजेपी क्यों कह रही है, अमित शाह क्यों कह रहे हैं? जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, ऐसे में अचानक अमित शाह द्वारा ये बोला जाना क्या इंडिकेट करता है कि क्या बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन चाहती है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद कुछ और सोचने लगी है, या क्या बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब नए चेहरे की जरूरत है, और वो नया चेहरा कौन होगा? तो क्या वो चिराग हो सकते हैं, या चिराग अपने तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन हुआ तो मुख्यमंत्री पद के लिए हम भारी उम्मीदवार हो सकते हैं? आपको क्या दिखाई पड़ता है प्रियदर्शी रंजन जी? नहीं, तमाम संभावनाएं हैं। जितनी संभावनाओं की आपने चर्चा की है वो तमाम मामले प्रासंगिक हैं। खास करके अमित शाह ने जिन परिस्थितियों में ये बात कही है कि संभावना खुला हुआ है, हम उस भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार में 2025 में। तो ये बातें यहाँ से भी उभर करके सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से एलजेपीआर और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड गुटबाजी कर रही है और सीटों की हार्ड बार्गेनिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे। चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि ये नीतीश कुमार चेहरा होंगे। जीतनराम मांझी भी नीतीश कुमार को चेहरा मान रहे हैं 2025 के लिए। लेकिन अब जो ये बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से भी उठ रही है कि सीटें अधिक मांग रहे हैं जनता दल यूनाइटेड वाले, चिराग पासवान भी सीटें अधिक मांग रहे हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अमित शाह का दो तरीके से। एक तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत मजबूत स्थिति में 2025 में रहती है तो नीतीश कुमार से किनारा करने के लिए उनके पास सैद्धांतिक बल हो, ये कहने के लिए हो, जिस तरीके से फडणवीस के मामले में हुआ महाराष्ट्र में, कहने के लिए बचा हुआ था कि चेहरा तय नहीं था, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, और वही हुआ। उसी तरीके से बिहार में हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत में स्थिति में रही तो नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास सैद्धांतिक बल होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभी के परिप्रेक्ष्य में, ये तो क्या होगा क्या नहीं होगा 2025 में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सीटें बहुत अधिक मांग रहे हैं। तो इन सीटों को बैलेंस करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे करा रही है, तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है। 2020 वाली भी स्थिति नहीं रहने वाली है 2025 में। यानी इनका आंकड़ा 43 से भी घट करके 30 और उससे भी नीचे भी जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर सोच रही होगी कि इनको सीटें दे करके कहीं हम सीट पर बात तो नहीं करेंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान भी सीटें तो ले लेते हैं विधानसभा के चुनाव के दौरान, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहता है।
तो उस इस स्ट्राइक रेट की भी चिंता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन शिंदे और पवार ने किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली। लेकिन अगर बिहार में ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार उम्मीदों के उलट प्रदर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार बनाने से चूक जाएगी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के दिमाग में ये भी बात है कि सीटें इन लोगों को कम दी जाए। क्योंकि चिराग पासवान का तो नमूना है इनके पास। चिराग पासवान को 2015 में एनडीए के साथ 75 सीटों पर लड़ा दिया गया था और 3 सीटें आई थी। 75 सीटें दी गई थी इनको, सॉरी 42 सीटें दी गई थी, माफ करिएगा, 42 सीटें दी गई थी 2015 में, और इनको सीटें आई थी 3। और 2010 में ये आरजेडी के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़े थे 75 सीटों पर, और इनको सीटें आई थी 3। और 135 सीटों में 2020 में ये अकेले चुनाव लड़े, इनको सीटें आई 1। तो ये स्ट्राइक रेट का भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ख्याल है। और ये बेचैनी, चिराग पासवान जो अभी बेचैनी दिखा रहे हैं, बेसब्री दिखा रहे हैं कि मैं हो गया सीएम, मैं हो जाऊंगा सीएम, भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया है। ये चिराग के लिए संकेत नहीं है, ये चिराग के लिए निगेटिव संकेत है। चिराग से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब हार्ड बार्गेनिंग करेगी। चिराग पासवान बहुत उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन सीट तो लाना पड़ेगा ना आपको। नहीं, बिना ठीक सीट है, लाए हुए कैसे ठीक आप है, मुख्यमंत्री बन ठीक सकते है, हैं? लेकिन सवाल ये उठता है रामबंधु वत्स जी, डॉक्टर संजय, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा। सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू तैयार होगी क्या? और जेडीयू तैयार नहीं होती है तो जेडीयू तो केंद्र में भी झटका दे सकती है। जेडीयू की मदद की जरूरत तो केंद्र को भी है ना। ऐसे में क्या बीजेपी ये अफोर्ड कर पाएगी कि वो ये कहे कि आप हमारा चेहरा नहीं होइएगा? क्या इसकी संभावना है क्या? क्योंकि चलिए महाराष्ट्र में तो बीजेपी नहीं कह रही थी पहले से कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ठीक है, बाद में ज्यादा सीटें ली, जीत गई, देवेंद्र फडणवीस हो गए मुख्यमंत्री। पर यहां पर तो वो भी स्थिति नहीं है कि ये ज्यादा सीटें ले लेंगे, और यहां पर ये भी स्थिति नहीं है कि कहेंगे आप चेहरा नहीं होंगे। जैसे ही ये बोलेंगे आप चेहरा नहीं होंगे, जेडीयू अपना समर्थन विड्रॉ कर सकती है। या आपको लगता है कि अब जेडीयू के मुखिया उस स्थिति में नहीं है कि अपना समर्थन वापस ले लें? क्योंकि यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब वैसा नहीं है कि जमीन पर उतर करके वो संघर्ष करें और फिर से एक नई राजनीति शुरू करें। आप क्या देख पा रहे हैं रामबंधु जी? बीजेपी, मैं प्रियदर्शी जी के बात से सहमत हूं कि अमित शाह जी का यह बयान चिराग पासवान के लिए नहीं, या अगर चिराग पासवान के लिए है तो उन पे लगाम लगाने के लिए है। क्योंकि चिराग पासवान के लिए जो सबसे दुविधाजनक स्थिति ये होती है कि वो जहां रहते हैं वहां उनके खिलाफ दलित समाज में एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल होता है। रविदास समाज एवं अन्य दलित जातियां उनके खिलाफ होती हैं। यही कारण था कि जब वो राजद के साथ थे तो राजद को कम सीटें मिली दलित जातियों की। तो ये एक रिस्क फैक्टर होगा बीजेपी के लिए। और उनके साथ, चिराग पासवान के साथ जो सवर्ण वोट आते हैं वो एनडीए में रहने के कारण आते हैं। तो लेकिन बीजेपी बिहार में हर चुनाव में कुछ न कुछ नया प्रयोग करती है, और वो प्रयोग अति पिछड़ी जातियों को मैनेज करने के लिए करती है, जैसे कि मुकेश सहनी में हुआ था। तो और उसमें भी वो मुकेश सहनी के जरिए अति पिछड़ी जातियों में सेंध लगाने का उनका प्रयास बिल्कुल असफल रहा। अभी आप ये देख लीजिए कि चिराग पासवान को एक तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इतना तो साहस नहीं है कि वो किसी भी अति पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे। वो नीतीश को छोड़ करके अपने ही पार्टी के जो अति पिछड़े जाति के या लघु समाज के कोई राजनेता हैं उनको अच्छे रूप में, बड़े रूप में प्रेजेंट करे। तो अति पिछड़ी जाति का ही पूरा गेम बिहार में है, और अति पिछड़ी जाति नीतीश के भरोसे में, इसमें तनिक भी छेड़छाड़ बीजेपी को रिस्क लगता है। ऐसे में वो चिराग पासवान के जरिए हो सकता है कि वो नेपथ्य में रह के चिराग पासवान के लिए कुछ ना कुछ वो करना चाहें, एक नया प्रयोग करना चाहें। लेकिन यह प्रयोग एक तरीके से बहुत ही एक हल्का फुल्का प्रयोग है, जिससे न तो जदयू को कोई जदयू में के हमें में कोई चिंता होगी, नहीं बिहार बीजेपी के नेताओं में कोई उत्साह बढ़ेगा। चिराग पासवान के पास पासवान जाति का वोट है, वो एक सीमित वोट है, और वो कभी भी सीएम के लिए या वो उनका चेहरा ऐसा भी नहीं है कि वो आगे बढ़े तो वो अति पिछड़ी जाति को या ओबीसी की जाति को अपने साथ ले सकें। सत्ता में आने के लिए जो प्रभावशाली जातियां हैं
जिनके बिना बिहार की सत्ता की गलियों में गुजरा नहीं जा सकता है, तो वो चिराग पासवान वैसे नेता के रूप में नहीं। चलिए ठीक है डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है कि बीजेपी शायद ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर हम नेता प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो हम बेहतर परफॉर्म करेंगे? क्या इस तरह की बात है या लाइटली अमित शाह ने कह दिया, इसका बहुत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए? क्या आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ यह भी चर्चा होती है कि चिराग पासवान को अगर समुचित सीट नहीं मिला जितनी संख्या में वो चाहते हैं, तो वो प्रशांत किशोर के भी साथ जा सकते हैं, कांग्रेस से भी अलायंस कर सकते हैं। उनकी पार्टी ये भी कहना शुरू कर दी है कि मंत्री पद भी त्याग सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच अमित शाह का इस तरह का बयान आना, अमित शाह जैसे मंजे हुए पॉलिटिशियन के मुंह से इस तरह की बात आना, आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से जेडीयू कैंप में हड़कंप मचा देगा? आरजेडी ताली बजाने लगेगी, आरजेडी को लगेगा कि फिर से एक मौका आ रहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे और हमारे साथ आए तो हम जोरदार तरीके से सरकार बना लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अमित शाह ने इस तरह का बयान क्यों दिया, क्योंकि आरजेडी का क्या रिएक्शन आ रहा है पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद डॉक्टर संजय मैं आपका कमेंट लूंगा। शक्ति यादव क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपका कमेंट्स लूंगा। जनता दल यू के अंदर खाने पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समूह के नेताओं में काफी बेचैनी है। ये बेचैनी का कारण क्या है? अमित शाह की वो बयान जो आज तक के एजेंडे में कहा। जब पत्रकारों ने पूछा कि एक नाथ शिंदे बनेंगे क्या नीतीश कुमार जी, उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बेचैनी वहां से उठी है और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जनता दल यू 43-45 सीट जो अभी है ना, 10 सीट भी नहीं बचा पाएगी। काफी बेचैनी है, लोगों में रोष है, सब चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जी के अचेतता का अनुचित लाभ भारतीय जनता पार्टी के किरदार की भूमिका में तो जदयू में बैठे हैं इर्द गिर्द, बोलो निर्वहन कर रहा है। रिटायर्ड अधिकारी जो अपने जूते के नोक पर शासन चलाता है बिहार के अंदर में, मंत्री विधायक जहां नतमस्तक हैं, ब्यूरोक्रेसी राज चल रहा है। डेमोक्रेसी का तो अत्ता ही पत्ता नहीं है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट ही समाप्त कर दिया इन लोगों ने। ये तो ब्यूरोक्रेसी राज है। एक काम के लिए जहां पैसे देने पड़ते हैं, मंत्रियों को घूस देना पड़ता है। हालात उत्पन्न हो गए बिहार के अंदर में। और ये लोग वो किरदार हैं जो नीतीश कुमार जी को एक सिंधे तो कम से कम अपना अस्तित्व थोड़ा बचाया, इनका तो अस्तित्व भी हीर करने में लोग लगे हैं। और एक बहुत ही सर्जिकल भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू में अपने लोगों को सेट कर करके आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। एक और सूत्र पता चल रहा है कि एक और बनेंगे, सीटें लेंगे और सीट लेने के बाद पहले समर्थन का दावा कर दिया है वो, बाद में उनका हस्र बिगाड़ करके रखेगा, यह भी सबको पता है। इसलिए जनता दल यू के अंदर एक बेचैनी है, इस बेचैनी को समझना पड़ेगा। डॉक्टर संजय, शक्ति यादव तो आपके दोस्त भी हैं आपसे बात भी करते रहते हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि शक्ति यादव जिस तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं शक्ति यादव? नहीं, ठीक है, वो तो विपक्ष में है तो विपक्ष की भाषा में ही वो बात करेंगे। लेकिन अमित शाह अगर ये बात बोले हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात कोई हल्के में उन्होंने कही है। और दो बातें हो रही हैं, ठीक है, कंट्राडिक्शन है, तो इस पे तो आरजेडी सवाल उठाएगी कि आप ही ने कहा कि 2025 के चेहरे होंगे नीतीश कुमार, और फिर आप ही कह रहे हैं कि नहीं, ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगा, हम कौन होते हैं तय करने वाले? क्या देश के लोगों को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही सब कुछ तय करते हैं? बाकी जो है वो औपचारिकता है बीजेपी में। तो जब आप तय करते हैं और आपकी भाषा ये है, तो इसको मैं हल्का में नहीं मानता हूं। जहां तक चिराग पासवान की बात है, फिर मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल लीडर है।
वो गठबंधन में रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे इसका भी कोई ये नहीं कहा जा सकता है। वो चिराग पासवान के लोग नहीं, चिराग पासवान नहीं कहा था सब कैटेगरी के समय जब भारत बंद का समर्थन कर रहे थे, जब वो सब कैटेगरी पर अपना लाइन लिए हुए थे कि 1 मिनट में मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा, और बाद में जब पारस जी के यहाँ भेजा गया दिलीप जायसवाल को, अमित शाह जी जब मिलने लगे पशुपति कुमार पारस से, तो फिर जाकर के चिराग पासवान अमित शाह जी से मिले और वो मिलते हुए तस्वीरें आई कि नहीं नहीं मैं तो यही। तो चिराग पासवान मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी के बहुत ही बड़े वफादार बन करके वो रहेंगे, और बीजेपी भी चिराग पासवान पर दांव लगाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब अंदर खाने में कुछ बातें चल रही होगी, तो चूंकि कल ही आपने जो डिस्कशन किया उसमें कहा ना कि प्रशांत किशोर, कांग्रेस, चिराग पासवान, इन लोगों का एक कॉकटेल बन सकता है। हो सकता है कि जनसुराज के साथ भी इनकी कुछ बातें चल रही होगी, जिसमें चिराग पासवान को लग रहा होगा कि एक दलित चेहरा तो हम हैं ही, कहीं जनसुराज ही हमें उम्मीदवार घोषित कर दे मुख्यमंत्री का। कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में ये जा सकते हैं, कांग्रेस घोषित कर दे, तो चिराग पासवान भी अब उस नीतीश कुमार वाले तेवर में है कि जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमें घोषित करेगा। ये विधानसभा का चुनाव, जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट 2020 से 25 के बीच में, तो अब ये कुछ नहीं हुआ। तो 25 में जब ये आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो इनका ये डिप्टी सीएम बनने और बिहार की सेवा करने और विधानसभा में गरीबों की आवाज बुलंद करने नहीं आ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं। रह गई बात कि अब बीजेपी का क्या रुख रहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी, चाहे नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य कारणों से जितना भी उदासीन हो या शिथिल हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को 2025 का चेहरा नहीं बीजेपी बनाएगी, और नीतीश कुमार चुपचाप मौन होकर करके और बस बीजेपी के सीटों के बंटवारा का इंतजार करते रहेगी कि चलिए जिसके हिस्से में ज्यादा सीटें होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। इस तेवर के लिए तो नीतीश कुमार नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार फिर स्टैंड बदल सकते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, स्टैंड बदल सकते हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर संजय। सवाल ये उठता है कि क्या फिर से पलटी मार देंगे, सवाल ये उठता है। संभव है, मैं बता रहा हूं ना कि संभव है कि नीतीश कुमार जी फिर स्टैंड बदल सकते हैं, क्योंकि इससे कम पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी पार्टियां जो हैं बिहार में वो तो इंतजार करते रहती है। वो तो पता ही है कि जो 3 कोण है बना हुआ, उस त्रिकोण के एक पार्ट है नीतीश कुमार, वो जिधर रहेंगे उधर का पलड़ा भारी होगा। तो नीतीश कुमार जी को बीजेपी अगर इस तरह से, या हो सकता है कि जो इनके सांसद हैं, बीजेपी अगर लगता होगा कि नहीं उन सांसदों का समर्थन हमें मिलते रहेगा, अगर हम नीतीश कुमार जी को चेहरा न भी घोषित करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार चाहे वो केंद्र हो या बिहार में हो। प्रयोग ऐसा हुआ है बिहार में और नीतीश कुमार जी ने अपनी ताकत दिखाई है। एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितना उनके खिलाफ हो, जितना उनको मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अब फिनिश्ड हो गए, अब उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं रह गया, या नाराजगी उनके खिलाफ बहुत है, लेकिन लौकुश समीकरण तो आज भी इंटैक्ट है, ईबीसी समीकरण तो आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। तो इसलिए नीतीश कुमार को इतना अंडर एस्टिमेट भाजपा नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा हो पाएगा? क्या प्रियदर्शी रंजन जी बिहार में एक और देख रहे हैं अदला बदली, परिवर्तन, नीतीश कुमार स्टैंड बदलेंगे, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, या ये एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए चेहरे को डिक्लेयर ना किया जाए और चुनावी मैदान में उतरा जाए, और ठीक है फिर नीतीश को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या बीजेपी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए? या क्या आपको लगता है कि नीतीश का विकल्प चिराग होंगे? क्या संभावना दिखाई पड़ रही है? क्योंकि अमित शाह जब ये बोल रहे हैं तो उसका मायने और मतलब हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या होती है प्रदेश स्तर पर, प्रदेश के नेता क्या बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अमित शाह के बाद कोई कुछ बोलता है, उसके मतलब क्या होंगे? उसके कोई मायने मतलब तो होते नहीं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि जिस तरीके से मैंने आपको आरजेडी का बयान सुनाया
क्या जो आरजेडी कह रही है कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजी के तहत उनके कुछ नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया है और उसके बाद बीजेपी खेल करने जा रही है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या वाकई बीजेपी खेल करने जा रही है? खेल का खुलासा तो अभी नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मेच्योर पार्टी है कि एक साथ कई रणनीति पर काम करती हुई रहती है। जैसा आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को बैलेंस में करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा तरकीब ढूंढ करके रखा होगा कि जब नीतीश कुमार बेचैन होने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार नामक बीमारी से भारतीय जनता पार्टी वर्षों से ग्रस्त रही है और उसे पता है कि नीतीश कुमार किस स्टाइल में काम करते हैं। तो अब तो अचूक दवा बना लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लंबा समय हो गया है उनमें नीतीश कुमार को समझते हुए किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर शक्ति यादव कह रहे हैं तो वो अपनी समझ से कह रहे होंगे कि नेताओं को पाले में करके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कारनामा कर सकती है। लेकिन मुझे जो इसमें लबोलुआब लग रहा है अमित शाह के बयान, चिराग पासवान की उछल कूद और नीतीश कुमार की मौन रणनीति, इन तीनों के बीच मुझे जो लग रहा है, जो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस करना। भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस करना है। खास करके गुजरात मॉडल में नरेंद्र मोदी का खास करके ये रणनीति रहा है कि किस तरीके से वे पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी को, सत्ता के एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी वही प्रयोग अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, काउंटर किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति एक मामला है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सिर पर सफलता का भी ताज है और बिहार में जो असफलताएं इस दौरान उनके दौरान मुख्यमंत्री के रहते हुए हुई हैं, उनका भी डिस्क्रेडिट क्रेडिट नीतीश कुमार के खाते में ही जा रहा है। और वो अब मुखर हो गया है। मुखर इसलिए हो गया है कि कुछ आवाजें पिछले कुछ दिनों में, चाहे नेपथ्य में उसकी भूमिका नीतीश कुमार की रही है, बड़ी मजबूत हो गई है। तेजस्वी यादव की रोजगार का मुद्दा बहुत मुखर होकर के आ गया है। 2020 में ही रोजगार है, तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा भी हावी होगा। तो उसके एंटी इनकम्बेंसी में किस तरीके से काउंटर किया जाए, उसकी एक रणनीति हो सकती है। दूसरी बात जो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार को खुले तौर पर छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार खुद भाग जाए तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको बाय बाय करने की स्थिति में नहीं है। जो आप कह रहे हैं, केंद्र के लिहाज से भी और राज्य के लिहाज से भी बाय बाय नहीं करेगी। लेकिन अगर बाय बाय नीतीश कुमार करने की स्थिति में होते हैं तो उनके पास विकल्प क्या होगा? क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों के बीच जो अंदरूनी गठबंधन है, उसका भारी दबाव भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी महसूस कर रही है और केंद्र में भी महसूस कर रही है। तो उसको काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार को यह दिखाया जा रहा है कि देखिए, मैं आपके बिना भी चल सकता हूं और ऐसा हुआ तो आप चेहरा नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे ना कि मैं चेहरा नहीं भी हो सकता हूं, और वो कुछ तो नरमी बरतेंगे, कुछ तो अपनी शर्तों में शिथिलता लाएंगे। अभी तो चूंकि हार्ड बार्गेनिंग के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और उनके पास इस तरह स्वर्णिम मौका है अभी के हिसाब से हार्ड बार्गेनिंग का। तो उस हार्ड बार्गेनिंग को बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है। चिराग पासवान की जहां तक बात है, तो चिराग पासवान, बिहार में दलित राजनीति एक फैक्टर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान की राजनीति रही है, उस राजनीति में दो लोगों को जो शिखर 90 के दशक के बाद जो शिखर राजनेता रहे, 3 नामों में तो एक नाम रामविलास पासवान का भी रहा। तो रामविलास एंड परिवार को कभी भी राज्य की राजनीति में 2005 का जो अपवाद नहीं, ठीक है, ठीक कोई है, बड़ा मौका नहीं मिला। नहीं, पर ये तो समझा जाता ना कि चिराग रिस्क लेते हैं, ये तो समझा जाता ना चिराग फैसले लेते हैं। चिराग जिस तरीके से नुक्कड़ सभा लगातार बिहार की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो उनका मनोबल बहुत हाई किए हुए। देखिए, 2 संभावना होगी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपने कोटे से चिराग को सीएम बनाना चाहेगी, मुझे इसकी संभावना कम दिखाई पड़ती है रामबंधु जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग भी केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके वो बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने आएंगे, इसकी भी संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती।
ऐसे में जब एलजेपीआर ये कह रही है कि चिराग विधानसभा भी लड़ सकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसके लिए मंत्री पद को लात भी मार सकते हैं, तो मुझे जो समझ में बात आती है वो ये आती है कि चिराग पासवान को लग रहा है कि कहीं इस तरह का इक्वेशन सेट हुआ जिसमें हम सत्ता की चाबी हमारे हाथ आई तो हम तो सीएम बन सकते हैं। इसलिए इन दिनों हम देखते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार उस तरीके से बहुत स्वस्थ भी नजर नहीं आते। देखिए 15 दिसंबर से उनकी यात्रा शुरू होनी थी, आज सर्कुलर निकला है 23 दिसंबर से वो अपनी यात्रा करने जा रहे हैं, और ऐसे जगह पे यात्रा करने जा रहे हैं कि हर रोज रात में वो पटना लौट जाएंगे। केवल आप एक आध दिन छोड़ दीजिए 23 तारीख, उसके बाद हर रोज वो पटना लौट जाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि चिराग पासवान का ये मूव क्या है? क्या वो चाहते हैं कि 2005 की तरह सत्ता की चाबी मेरे हाथ में आ जाए और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, बीजेपी भी सपोर्ट कर दे, जेडीयू भी सपोर्ट कर दे और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं, और बीजेपी को ये कहना पड़े, क्योंकि बीजेपी पर तो दबाव होगा कि अरे आपने दलित के बेटे को सीएम नहीं बनाया। जी बिल्कुल, चिराग पासवान की राजनीति का जो स्वभाव है वो स्पेस की राजनीति करते हैं। वो जहां भी रहते हैं पूरे एकाग्रता से रह करके, पूरे वफादारी के साथ न रह करके वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जब बीजेपी में रहते हैं, जब एनडीए में रहें तो नीतीश कुमार के खिलाफ वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। जब वो बीजेपी के साथ हों, केंद्र में हों, तो भी वो अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए या बताने के लिए वो हमेशा एक स्पेस की राजनीति करते हैं। जैसे ही जन सुराज यहाँ लॉन्च होने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने कई बयान में प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी। तो ये तारीफ कहाँ, किसके लिए था? वो बीजेपी को बताने के लिए था कि वो अपने हर दरवाजे खुले रखते हैं, उनके घर के दरवाजे और सभी खिड़कियां खुली हैं। ये और ऐसा वो बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिए करते हैं। एक बात तो बिल्कुल सच है कि बीजेपी इतने लंबे कई दशकों से सत्ता में है, लेकिन बीजेपी कभी अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। तो ऐसे में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके नेताओं के मन में सीएम बनने का ख्याल होना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य कारणों से भी कमजोर हैं और राजनीतिक तौर पे भी वो कमजोर हुए हैं। वो अति पिछड़े समाज या लघु समाज के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे चहेते नेता हैं, फिर भी उनमें वोट ट्रांसफर करने की क्षमता में गिरावट हुई है, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में महसूस किया जा सकता है। वो चाहते थे, जो जितना चाहते थे उतना अपनी जातियों का या अपना जो वोट बैंक है वो बीजेपी में ट्रांसफर नहीं करवा पाए। तो नीतीश कुमार की क्षमता घटती है और इसकी चिंता बीजेपी को है। बीजेपी भले ही बीजेपी का 2025 में सीएम हो या न हो, लेकिन सत्ता में रहे, एनडीए जीते। अगर एनडीए जीतती है तो इसका भी श्रेय बीजेपी को मिलेगी। तो ऐसे परिस्थिति में जब बीजेपी का अपना कोई सीएम नहीं है और चुनाव से पहले भले ही वो महाराष्ट्र चुनाव से बहुत उत्साहित हो गए हों अमित शाह, और हो सकता है इस कारण भी वो ऐसा बयान दे दिए हों कि जो भी तय करेगा वो पार्टी के उठे तय किया जाएगा, सहयोगी दलों के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन बिहार में कभी भी वो न तो उनकी पार्टी उतनी सीटें ला पाएंगी या वैसा प्रदर्शन कर पाएगा जो कि महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि इनके पास कोई अति पिछड़ी जाति का या कोई दलित जाति का कोई बड़ा चेहरा बिहार बीजेपी में नहीं है जो जिसके भरोसे बीजेपी में आ पाए हो। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, पर मैं डॉक्टर संजय एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आखिरकार बीजेपी में अगर इस तरह की सोच है कि नीतीश चेहरा नहीं होंगे, तो क्या बीजेपी ने यह नहीं सोचा होगा कि जैसे ही ये बात बाहर आएगी हमें 12 एमपी से हाथ धोना पड़ेगा? या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ ऐसी भी काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर ली होगी जिससे 12 एमपी की भरपाई कैसे की जाए? इसके मायने और मतलब कई होते हैं। मायने मतलब ये भी होते हैं क्या 12 एमपी टूट जाएंगे, कितने टूटेंगे, क्या होगा, बहुत तरह की बात चल रही है। क्योंकि अंदर खाने एक बात ये भी चलती है कि 8 एमपी बीजेपी के तरफ चले जाएंगे, 4 को किसी तरीके से ये किया जाएगा, बहुत तरह की बात। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा करना ठीक है, संभव था, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के साथ इस तरीके से करना
बीजेपी क्या बिना काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार किए हुए इस तरह का सोच भी सकती है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, बीजेपी काउंटर स्ट्रेटजी जरूर बनाई होगी। और एक जो आपकी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भी इस तरह का बयान दिया जा सकता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार से नाराज एक वर्ग है, उस वर्ग को साधना, अगर चिराग पासवान को देखिए तो पिछली बार इनके उम्मीदवार कौन थे? जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे वही तो थे, और वो सारे अगड़ी जाति से थे जो इनके उम्मीदवार बने थे, जिन्होंने नीतीश कुमार जी को तीसरे स्थान पर ला दिया था। तो बीजेपी एक रणनीति बना सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी का मामला आ जाएगा अगर अभी से हम लोग जो बोल चुके हैं कि हाँ नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, उसको थोड़ा विराम दिया जाए। हाँ, तलाशेगी कि इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है। नीतीश कुमार जी को आश्वस्त भी किया जा सकता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे, ये तो हम लोगों का एक कमिटेड है। चूंकि बिहार की राजनीति 90 के बाद से बिल्कुल ओबीसी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही, और ओबीसी में जैसे ही नीतीश कुमार अगर बिदक गए और वो लालू के साथ चले गए या आरजेडी के साथ चले गए, फिर वो बीजेपी पूरा समीकरण बनाते रहे, गणित समझते रहे, स्ट्रेटजी तैयार करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार की राजनीति में। इसी पार्ट को तो आरजेडी खेलती है। 90 के बाद से ओबीसी पोलराइजेशन की राजनीति तो करती है, जिसको फ्रैक्चर्ड 2005 में आकर के नीतीश कुमार ने किया, जब इन्होंने लव कुश लेकर के अपने को अलग किया, और उसके बाद जाकर के फिर बाकी जातियां जुड़ी और फिर ईबीसी को इन्होंने जोड़ा। नीतीश कुमार पर भरोसा, स्वास्थ्य नीतीश कुमार का चाहे जितना भी ये नहीं इजाजत नहीं देता हो सक्रिय राजनीति के लिए, लेकिन ईबीसी और ओबीसी में अगर यादव जाति को छोड़ दीजिए तो अभी भी उसके सबसे भरोसेमंद कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। बीजेपी पर उतना भरोसा नहीं लोग करते हैं जितना नीतीश कुमार पर करते हैं। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी शायद, अगर कुछ लोग संपर्क में भी होंगे जो 8-4 की बात आप कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ इस तरह का रणनीति भी बीजेपी बना ली होगी। लेकिन बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि नीतीश कुमार जिनके साथ एक वर्ग खड़ा है एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, अरे एंटी इनकम्बेंसी में कौन नीतीश कुमार के खिलाफ है वो बीजेपी को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, लेकिन बार बार जब नीतीश कुमार बाउंस बैक करते हैं तो उसके पीछे वही वर्ग तो है जो ओबीसी और ईबीसी का जो की ताकत है। तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के एक रणनीति बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को नाराज कर देगी या ये कमिटमेंट से बीजेपी पीछे हट जाएगी कि नहीं, या सीटों को लेकर के कोई बीजेपी बार्गेन कर लेगी कि हम इतनी पर लड़ेंगे और नीतीश कुमार इतने पर लड़ेंगे, और इसके लिए नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे। जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि बीजेपी इस तरह का कोई स्टेप उठा करके और बिहार के अपने ही समीकरण को, अब सम्राट चौधरी जैसे लोगों को तैयार की थी ना बीजेपी कि भाई आप नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलिए, और उसी सम्राट चौधरी को बीजेपी ने ही बुला करके कहा कि भाई चलिए ये जो आप अपना पगड़ी वगैरह बांधे हुए हैं इसको खोलिए, और सम्राट चौधरी अब सुबह दोपहर शाम नीतीश कुमार के साथ ही दिखते हैं। तो बीजेपी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार पर एक भरोसा है बिहार के एक बड़ा वोट बैंक का। अगर वो वोट बैंक नीतीश कुमार के माध्यम से ही नाराज होती है तो हो सकता है कि इसका लाभ कहीं और मिल जाए, या नीतीश कुमार स्टैंड भी बदल सकते हैं। इस बात को भी हम लोग मान करके चलते हैं। इसलिए बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी वाली बात थोड़ी हमें लग रही है। नीतीश कुमार को नाराज किसी भी कीमत पर बीजेपी अभी करेगी नहीं। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं नीतीश, ये ऐसा मुझे भी लगता है। नीतीश कुमार को नाराज करने का मतलब होगा कि बीजेपी अपने घटक दलों के साथ विश्वासघात कर रही है, और मुझे लगता है बीजेपी इस परिस्थिति में ऐसा मैसेज अपने घटक दलों को देना नहीं चाहेगी।
शायद मुझे नहीं लगता कि टीडीपी भी इस बात से कंफर्टेबल होगी, मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे भी इस बात से कंफर्टेबल होंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी पॉलिटिक्स करने के लिए नीतीश कुमार का भी साथ उतना ही जरूरी है जितना कि प्रधानमंत्री का बार बार बोलना कि मैं भी ओबीसी हूं। प्रधानमंत्री ने कई बार इसका जिक्र किया है, और जब नीतीश इस तरफ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के बारे में एंटी ओबीसी एंटी ईबीसी मैसेज जो है वो बहुत डाइल्यूट हो पाता है। लालू प्रसाद भी उस तरीके से आक्रामक नहीं हो पाते। पर यहां पर सवाल कई है। सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तो पहले से पता था कि नीतीश अभी 5 साल और रहेंगे, 25 में चुनाव लड़ा जाएगा। अब 25 में ही चिराग भी मैदान में उतरने की बात क्यों कह रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। उनके लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मंत्री पद को लात मार देंगे, ये भी सवाल उठता है। अगर उन्हें 30 सीट मिलता है, 40 सीट मिलता है प्रियदर्शी रंजन जी लड़ने के लिए, हम फर्ज कर लेते हैं, तो 40 सीट पर लड़ करके तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता ना। ऐसे में बिहार की राजनीति क्यों करना चाहते हैं चिराग पासवान? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को लग रहा है कि 2005 वाली स्थिति होने जा रही है, इसलिए सत्ता की चाबी मेरे हाथ में होगी? या चिराग पासवान को यह लग रहा है कि वैसा कोई मैंडेट आया जिसमें विरोधी को भी हमारी जरूरत पड़ी तो शायद हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या यह भी संभावना आपको दिखाई पड़ती है कि आखिरकार मान लीजिए कि महागठबंधन चुनाव लड़ती है और उसको लगता है कि भाई 20 सीट की दरकार है और चिराग के हाथ में 20 सीट है, तो चिराग उधर भी सीएम बन सकते हैं। आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ करके और बिहार के चुनाव में उतरने की बात चिराग पासवान द्वारा करना, उनकी पार्टी द्वारा करना कि पार्टी तय करेगी तो चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ करके भी चुनाव लड़ने आ जाएंगे। अरे चिराग पासवान में पार्टी क्या तय करेगी? जो चिराग पासवान चाहेंगे वही तय होगा, तो इसमें पार्टी क्या तय करेगी? ये तो कहने की बात है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो 3 पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ता है। या तो बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई आप उतरिए, या उनको लग रहा है कि हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकते हैं, नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, अगर वो कुछ दिन रहते भी हैं या बीजेपी नहीं बनाती है तो दूसरा जगह मेरे लिए ही है, मैं एक युवा चेहरे के रूप में उस पद पर आ सकता हूं। क्योंकि ये लंबे समय से लोगों को पता है कि चिराग का सपना है बिहार का सीएम बनना भी। तो आप इसको कैसे देखते हैं प्रियदर्शी? नहीं, बिल्कुल जो आप संभावनाओं पर जोर दे रहे हैं उन संभावनाओं में दम है। चिराग पासवान बहुत लंबे अरसे से, रामविलास पासवान का भी सपना था कि मुख्यमंत्री बने, उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का। और बिहार जो 3 ध्रुवी पर टिका हुआ था 90 के दशक के बाद की जो राजनीति, उसमें चिराग पासवान एक बड़े रामविलास पासवान एक बड़े फैक्टर थे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। चिराग पासवान चाहते हैं कि इन केन प्राकरण उसको पूरा किया जाए और उसकी कवायद कर रहे हैं। जहां तक मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात और बिहार की राजनीति करने की बात है, तो जब से ये केंद्र में मंत्री बनने हैं तब से ही ये कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये पहला मौका नहीं है जब वे कह रहे हैं कि बिहारी अस्मिता के सवाल पर। और भी कई ऐसे मौके आए जहां पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं तो कुछ तो है जो एनडीए में चिराग पासवान को असहज किए हुए है, या एनडीए को चिराग पासवान असहज करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बयान देना चाहते हैं। एक और संभावना यह है कि नीतीश कुमार जब देखा होगा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है, तो हो सकता है कि चिराग को नीतीश कुमार ने हवा दिया होगा कि तुम ये मुद्दा छेड़ दो, आप ये मुद्दा छेड़ो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश की दोस्ती तो बहुत बढ़िया तरीके से छन रही है इन दिनों, तो वो एक मामला हो सकता है। तीसरी जो बात है वो है सीट बंटवारे को लेकर के। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में बहुत बढ़िया तरीके से एंटरटेन नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, मैं इंटरटेन नहीं कर रही है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है एनडीए में चिराग पासवान को कितनी सीटें ऑफर की जा सकती हैं? 5 एमपी है तो 30 सीट? जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे अधिक नहीं। 25 सीटें मिल जाए वही बहुत है। वो तो गणित बैठा रहे हैं ना कि 5 एमपी हैं तो 6, यही डिमांड तो इनका पिछली बार भी था जब गठबंधन टूटा था, और गठबंधन टूटने के बाद फिर ये अलग जाकर के चुनाव लड़े थे।
बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर एक लोकसभा में 6 विधानसभा को भी जो मान लिया जाए तो 30, तो क्या लगता है कि बस वो जो 12-13 बच जाएंगे, उसमें ये जीतनराम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को 10 दे करके संतुष्ट कर लेंगे, और अगर मुकेश साहनी को एनडीए अपने पाले में ले आई तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता। मैक्सिमम इनको 20 से 25 सीटें अगर एनडीए में रहेंगे तो इनको मिलेगी, मिनिमम राम 20, बंधु जी, मैक्सिमम आपको क्या लगता है अगर 20 से 25 सीटें मिलती हैं तो चिराग रह जाएंगे एनडीए में? नहीं, चिराग पासवान से जहां तक संभव है वो प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। वो 20 से 25 पहले तो नहीं मानेंगे, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। भले ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और राजनीति में ऐसा सोचने का हक हर किसी को है, लेकिन उनके पास उनकी राजनीति का बहुत सारा स्पेस नहीं है। उनके उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो दलित नेता के रूप में अपने आप को कभी उभार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दलित की सभी जातियां पासवान जाति या चिराग पासवान को अपना नेतृत्व, अपना नहीं, लीडर ठीक है, मानता। वो हम आपकी बात मान चुके हैं, लेकिन उनको यह भी लगता है कि हम युवा में बहुत पॉपुलर हैं, और अगर अभी चूंकि नीतीश कुमार के कमजोर पड़ने के बाद, बीमार पड़ने के बाद जिस तरह का स्वास्थ्य उनका होना चाहिए, उम्र ढलान पर है, तो एक स्पेस क्रिएट होता है जिसको भरने में सबसे आगे चिराग ही अपने आप को काबिल समझ रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इस चुनाव में उनको 25 सीट दिया जाएगा तो मान जाएंगे वो मानेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, या इससे अधिक विकल्प उनको, वो महागठबंधन में भी उनको इससे अधिक मिलने वाला नहीं। महागठबंधन में जब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है तो दलित वोट बैंक पे महागठबंधन की भी अपनी एक पकड़ है, और वो उसकी ताकत है दलित राजनीति में महागठबंधन की। तो नहीं चिराग नहीं पासवान के नहीं, पर यह है कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में कैसे होगी, ये बताइए प्रियदर्शी रंजन जी। केंद्रीय मंत्री पद पर लात मारना क्यों चाहते हैं? क्या मंत्रालय अच्छा नहीं मिला है, ये नाराजगी है क्या? कोई उस तरह का मंत्रालय, जैसे उनके पिताजी रेल मंत्री रहे, उनके पिताजी बड़े बड़े मंत्री पद को संभालते रहे, क्या कहीं ना कहीं ये कसक है कि मंत्री पद बढ़िया नहीं मिला है? डॉक्टर संजय, आपके पास भी आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये भी वजह, इसलिए उनको लगता है कि बिहार में उतर करके अपनी ताकत दिखा करके अगर कहीं सत्ता की चाबी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कुछ दिन तक संघर्ष किया जाएगा ताकि अपने आप को एक बड़े नेता के रूप में पदस्थापित किया जाए? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। चिराग पासवान को भारी भरकम मंत्रालय नहीं मिला है, और एक सांसद वाले जीतनराम मांझी की पार्टी, जीतनराम मांझी को भी केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। और चिराग पासवान को लगता है कि जीतनराम मांझी को उनको बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, मंत्री बनाया गया। तो वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ नहीं हो तो इतना जरूर हो कि जीतनराम मांझी से उनका कद बड़ा हो जाए और उन्हें और भारी भरकम मंत्रालय मिले। दूसरी बात जो टिकटों की बात है ना कि 25 सीट या 30 सीट, लेकिन चिराग पासवान के पास कैंडिडेट कहाँ है? अगर सीटें मिल भी जाएंगी तो कैंडिडेट कहां से लाएंगे चुनाव लड़ाने के लिए? 15-20 से ज्यादा, 15 से ज्यादा इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। फिर वो उधार के कैंडिडेट लाने पड़ेंगे, और वही हश्र होगा जो पिछले 3-4 2005 के बाद इनका देख लीजिए, 2010, 2015, 2020 वही स्थिति होगी। तो इस बात पर भी विचार कहीं ना कहीं होगा। और चिराग पासवान भले ही अति उत्साहित हो रहे हों, लेकिन लड़के देख लिया है उन्होंने 2020। बिना समीकरण के इनकी राजनीति पार नहीं लगने वाली है। हो सकता है कि जो आप संभावना बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ओर से बल मिल रहा हो, या अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस जो है वो कह रही होगी कि हम लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं और बैठ करके एक नए गठबंधन पर विचार करते हैं और चिराग पासवान को वहां नेता मान लिया जाए। इस संभावना से इनकार नहीं है, लेकिन एनडीए में रहते हुए उन्हें इस बार उनको अपना कैंडिडेट पहले घोषित देना पड़ेगा एनडीए के भीतर कि हमारे ये कैंडिडेट होंगे। और मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 कैंडिडेट से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट इनके पास हैं, क्योंकि सांगठनिक तौर पर ब्रांड पॉलिटिक्स तो बहुत बढ़िया है चिराग पासवान को। एज अ ब्रांड चिराग पासवान बहुत अच्छे हैं, बोलने में बहुत बढ़िया है, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं डॉक्टर संजय, आप सहमत हैं क्या? नहीं है। कैंडिडेट की क्या कमी होगी चिराग पासवान को? बहुत सारे लोग एनडीए में चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिनको बीजेपी भी टिकट नहीं देगी वो चिराग के टिकट से लड़ लेंगे चुनाव। जेडीयू के भी बहुत सारे उम्मीदवार लड़ लेंगे। ना कैंडिडेट की कमी नहीं हो। कैंडिडेट तो अभी से ही झोला लेके टहल रहे हैं कि भाई जिस पार्टी से टिकट मिल जाएगा उसी में हम चुनाव लड़ लेंगे। और इनको बाकी जब उम्मीदवार इतने मिल गए थे तो कैंडिडेट की कमी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं,
इस बात को समझा जाए। रह गई बात कि एनडीए बहुत इनको भाव नहीं देगी। ब्रांडिंग चाहे जितनी अच्छी हो चिराग पासवान की, सांगठनिक ढांचा इनका बिल्कुल कमजोर है। जो इनका स्टाइल है लोगों से मिलने का, वो रामविलास पासवान जी से कोई तुलना ही नहीं है। अब देखिए ना, जो 5 अगर इनके अपने अरुण भारती और चिराग जी को छोड़ दीजिए, तो शांभवी चौधरी कभी थी रामविलास पासवान जी की पार्टी में, कभी राजेश वर्मा थे। इनको तो गद्दार ही कहते थे, जो बीना देवी जिनको इन्होंने टिकट दिया कि गद्दारों को हम टिकट नहीं देंगे, फिर उन्हीं बीना देवी को वैशाली से लड़ा दिया। और इनके यहाँ जो संघर्ष कर रहे थे, एड़िया रगड़ रहे थे लोग, उनको इन्होंने किनारे कर दिया। तो ये बात है कि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। एनडीए मैं नहीं समझता हूं कि इनसे बहुत बार्गेन होगी। हाँ, ये लोग थोड़ा हवा दे रहे होंगे प्रशांत किशोर और कांग्रेस कि भाई एक दलित चेहरा है, छोड़िए एनडीए को, आप आइए बिहार में लड़िए, आपको हम मुख्यमंत्री मान लेंगे और आपके नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। एक कॉम्बिनेशन समझा रहे होंगे। उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एनडीए में मिनिमम इनको 20 सीटें, मैक्सिमम 25 सीटें, इससे अधिक इनको नहीं मिलने जा रहा है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जो अभी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है वो बिहार के सियासी पारा को बहुत हाई कर दिया। उसकी 2 वजह है। एक वजह ये कि चिराग की पार्टी से कहा जा रहा है चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री पद पर लात मार देंगे। दूसरी तरफ अमित शाह ने कह दिया कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि 2025 के चुनाव का चेहरा कौन होगा, हम अकेले तय नहीं करेंगे। उसके बाद कई तरह के मायने निकाले जाने लगे कि क्या नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इसलिए सवाल ये भी उठने लगा कि क्या नीतीश का विकल्प होंगे चिराग पासवान। आखिरकार एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बिहार की बात में प्रियदर्शी रंजन, रामबंधु वत्स और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।